ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। स्ट्रगल लोगों का जो अपार्थाइड के खिलाफ था उसका क्या प्रोसेस रहा था। वहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि लोगों के स्ट्रगल के बावजूद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो अपने रूल को कंटिन्यू कर रही थी बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड अरेस्टिंग देम। इन दैट टर्म्स हमने ये भी देखा था कि नेल्सन मंडेला को 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया था। आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? आज के लेक्चर में हमें देखना है कि इसके आगे की क्या कहानी रही उनके स्ट्रगल की। क्या वो लोग अपार्थाइड को ख़त्म करने में सफल हुए थे? तो चूंकि पॉइंट मैंने लिखा है कि टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था। इट सिंपली मीन कि अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ था, मतलब कि उन लोगों का स्ट्रगल सक्सेसफुल था। तो कैसे उन लोगों ने आगे प्रोसेस किया, कैसे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लोग बढ़े और फाइनली क्या मेहनत तुम लोगों ने की थी नए कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कल का जो हमारा क्वेश्चन था कि नेल्सन मंडेला को कब अरेस्ट किया गया था, और दूसरा क्वेश्चन नेल्सन मंडेला को 1964 के बाद कहाँ पे रखा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि नेल्सन मंडेला को कब अरेस्ट किया गया था, तो उसका आंसर है 5 अगस्त 1962 को अरेस्ट किया गया था। अब उन्हें अरेस्ट 1964 में नहीं किया गया था, उन्हें अरेस्ट किया गया था 5 अगस्त 1962 को। और ये भी बता दूं, देखो इनको एक बार अरेस्ट नहीं किया गया था, कई बार अरेस्ट किया गया था। 1964 में भी इन्हें अरेस्ट किया गया था, 1961 में भी अरेस्ट किया गया था, 1962 में भी अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे 1962 की हम बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं अभी आगे समझ जाओगे। देखो 1962 में इन्हें दो कारण से अरेस्ट किया गया था। पहला कारण था ट्रीजन, क्योंकि ये अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इस वजह से उन पे देशद्रोह का इल्जाम लगा के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। साथ में इनके ऊपर एक और चार्ज लगाया गया था कि ये बिना पासपोर्ट के अपनी कंट्री छोड़ के बाहर गए थे, तो उस जुर्म में भी इनको अरेस्ट किया गया था। इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों चार्जेस में इनको 1962 में जब अरेस्ट किया गया था तो 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 5 साल की जेल की सजा सुनाने के बाद ये स्टोरी यही समाप्त नहीं हुई, ये फर्दर ट्रायल इनके ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो 1964 आते आते, ठीक है, 1964 का 12 जून 1964 आते आते ये जो ट्रायल था ये कंप्लीट हुआ। और 1964 में सोवेटेस के लिए, सोवेटेस क्या होता है? सोवेटेस का मतलब कि जानबूझ के कुछ तोड़फोड़ करना। जैसे लोग जब कहीं पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो प्रोटेस्ट के टर्म्स में कई जगह पे तोड़फोड़ भी लोग कर देते हैं, तो उस तोड़फोड़ के जुर्म में साथ में लाइफ ये जो ट्रीजन किए थे उसके साथ और बहुत सारे अदर चार्जेस इन पे लगा के 1964 में ये जो पहले 1962 में 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट इनको हुई थी, इसको एक्सटेंड करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दिया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कब किया गया था, तो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया गया था 5 अगस्त 1962 को। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कब भेजा गया था, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिखोगे 12 जून 1964। ठीक है, चलो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था कि नेल्सन मंडेला को 1964 के बाद रखा कहाँ गया था, कौन सी जेल में रखा गया था। तो इसका भी दो आंसर है। देखो पहले आज का क्वेश्चन सुन लो। आज का क्वेश्चन आपका क्या है? आज का क्वेश्चन है आपका नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ा कब गया था। एक कहानी जान लो, नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया था, लेकिन ये जो स्ट्रगल चल रहा था इसकी वजह से नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया था। तो नेल्सन मंडेला को फाइनली जेल से कब छोड़ा गया था, ये आपका क्वेश्चन है, कौन से ईयर में और कौन से डेट पे छोड़ा गया था। आज का ये होमवर्क है। ठीक है, देखो 1962 से अरेस्ट थे नेल्सन मंडेला और 1962 से लेके 27 ईयर्स तक, ये एक हिंट हो गया आपका, 27 ईयर्स तक ये जेल में रहे थे। 27 ईयर्स के बाद 28वें साल ये जेल से बाहर आए थे और फिर 1962, देखो ये जो टोटल टाइम पीरियड था, इस पूरे टाइम में इनको 2 जेल में रखा गया था, एक सिंगल जेल में नहीं रखा गया था। तो 1962 से लेके 1982 तक, बेसिकली 1982 तक
इन्हें एक जगह रखा गया था जो था रॉबन आइलैंड। ये आइलैंड था, रॉबन आइलैंड की जेल थी, ठीक है। और फिर 1982 से फर्दर जितने साल ये जेल में रहे, इस पूरे टाइम ये पोल्समूर नाम की मेनलैंड की जेल में थे। तो क्या है आंसर कि 1964 में जब उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेजा गया था तो 1982 तक वो एक आइलैंड की जेल में थे, जो कि साउथ अफ्रीका का आइलैंड है। कौन सा आइलैंड? रॉबन आइलैंड। तो आइलैंड की जेल में थे, वहां पे इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। छोटा सा कमरा था, बेड भी नहीं था। 6 महीने में एक बार ये चिट्ठी लिख सकते थे और साथ ही साथ साल भर में किसी एक लोगों से सिर्फ एक बार आधे घंटे के लिए मिलने की इनकी परमिशन थी। तो ये सब तो आउट ऑफ द चैप्टर पॉइंट है, छोटी सी कहानी है। 1962 के बाद जब इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 1964 में भेजा गया तो ये रॉबन आइलैंड नाम की जेल में रहे थे। और 1982 में इन्हें उस आइलैंड की जेल से शिफ्ट करके मेनलैंड की जेल में ला दिया गया था, जिसका नाम था पोल्समूर मेनलैंड जेल, ठीक है। मतलब पोल्समूर जेल बेसिकली बोला जाता है, वो मेनलैंड में था, आइलैंड में नहीं था। तो ये आपकी कहानी थी कि आफ्टर 1964 मंडेला जी को रखा कहाँ गया था। एक चीज़ ध्यान देना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद कहाँ पे रखा गया था, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली वन आंसर, दैट विल बी रॉबन आइलैंड, क्योंकि बुक में और सिलेबस में यही चीज़ दिया हुआ है। तो सिर्फ इतना लिखना कि उन्हें रॉबन आइलैंड में रखा गया था, क्योंकि मेन चीज़ वही है, वहीं पर उनको ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर। अब चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि स्ट्रगल चल रहा था, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी बात पे अड़ी हुई थी। तो धीरे धीरे जो स्ट्रगल इन लोग का था वो और ज़्यादा बढ़ता गया, लोगों का हौसला कम नहीं हुआ, स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ता गया, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। और एक ऐसा टाइम आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अब फर्दर आगे इनको और ज़्यादा रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ रिप्रेसिव पॉलिसीज़। तो आपको पता है 1948 से जब से अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ था ऑफिशियली, तब से नए नए नियम बनने शुरू हो गए थे। न्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे नियम जो डिस्क्रिमिनेटरी थे। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब नए नए नियम बन रहे थे जिसमें जो इन्फीरियर पीपल थे उनके लिए अलग नियम था, और जो सुपीरियर पीपल थे मतलब वाइट यूरोपियंस थे उनके लिए अलग रूल्स था। ऐसा 1948 से किया जाने लगा था। तो यहाँ पे ये जो नियम बन रहा था डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ये क्यों बन रहा था? ताकि जो इन्फीरियर है उनको दबाया जा सके। हर लॉ में उनको नीचा दिखाया जा रहा था, इन्फीरियर दिखाया जा रहा था। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट अभी तक रूल कर रही थी लोगों को दबा के, रिप्रेस करके, अब वो पॉसिबल नहीं था, ऐसा गवर्नमेंट को लगने लगा। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल इंक्रीज्ड एंड द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट कंट्रोल द ब्लैक्स या कीप द ब्लैक्स अंडर देयर कंट्रोल बाय रिप्रेसिव पॉलिसीज। रिप्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा उन लोगों को लगने लगा। तो अब उन लोगों ने क्या किया, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पॉलिसीज। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की बात कही। क्यों कही? क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि जो डिस्क्रिमिनेशन ये कर रहे हैं वो अगर आगे कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना होगा। तो पॉलिसीज चेंज करने के लिए लोगों ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड का मतलब कि जो भी लॉज ऐसे थे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनको दोबारा से चेक किया गया, और उनमें जो भी कमियां थी, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट्स थे, उनको हटा दिया गया, या फिर वो पूरे लॉज को ही हटा दिया गया। रिपील्ड का मतलब सिंपली है कि दोबारा से उसको चेक किया गया और जो भी गलत चीजें थी उनमें उनको सुधारा गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। मतलब क्या है, आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जो इंफीरियर पीपल्स थे, ब्लैक कलर्ड और इंडियंस थे, उन्हें एसोसिएशन फॉर्म करने की परमिशन नहीं थी और ना ही उन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन थी। तो एसोसिएशन फॉर्म न करने की परमिशन का मतलब सिंपली है कि कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते थे, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये फॉर्म नहीं कर सकते थे। तो इस प्रोटेस्ट के बाद जब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि अब इन्हें रिप्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने
पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन लगाया था उसको भी खत्म कर दिया, और साथ ही साथ मीडिया वगैरह पे जो सेंसरशिप वगैरह था, जो कंट्रोल था, इनका रेस्ट्रिक्शंस था, उसे भी इन लोगों ने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक की जो पॉइंट्स थे वो छोटे मोटे काम थे। छोटे मोटे का मतलब कि ये दोनों पॉइंट तो बहुत बड़ा था फिर भी, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ किया उस गवर्नमेंट ने। क्या किया? नेल्सन मंडेला को, जिन्हें 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी, उन्हें बिना लाइफ इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट हुए 27 ईयर्स के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा किया गया? क्योंकि लोगों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और गवर्नमेंट अब कमजोर पड़ने लगी थी। ठीक है, तो यहां तक की कहानी एक बार फिर से सुनते हैं। स्ट्रगल और जो भी प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अब जो है इन्फीरियर पीपल या ब्लैक कलर्ड और इंडियंस को रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। सो दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज़। उन्होंने अपनी इन पॉलिसीज़ को चेंज करने की बात कही। इन ऑर्डर टू चेंज द पॉलिसीज़ उन्होंने क्या किया? तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और साथ ही साथ जो भी बैन था पॉलिटिकल पार्टीज पे और मीडिया पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस था उसे भी खत्म कर दिया गया। आफ्टर 27 ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को फाइनली जेल से रिलीज कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये सारी चीजें किसके पक्ष में हो रही हैं? जो ब्लैक इन्फीरियर्स थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हो कि इन्हें जीत की सुगंध आने लगी थी। इन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब ये जीत रहे हैं, और इनफैक्ट वो जीत रहे थे। तभी नेल्सन मंडेला को टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही रिलीज कर दिया गया था। अपने लीडर को वापस पाकर लोगों का हौसला और बुलंद हुआ, और लोगों ने और स्फूर्ति से और एंथुसियाज्म से प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया, और फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका फाइनली रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया का मतलब कि वो व्हाइट यूरोपियंस का रूल था वहां पे, वो चीज अब वहां से खत्म हो गया। तो व्हाइट यूरोपियंस का रूल खत्म हो गया 26 अप्रैल 1994 को। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? अब कौन रूल करने वाला था? तो नाउ साउथ अफ्रीका वाज टू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहा गया कि अब जो है साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, और वो भी कैसी डेमोक्रेसी? मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है वहां 4 तरीके के लोग रहते थे। कैसे? एक ब्लैक्स थे, दूसरे व्हाइट्स थे, तीसरे कलर्ड थे, और चौथे इंडियंस थे। तो अगर जैसे अभी तक रूल कौन कर रहा था? व्हाइट्स रूल कर रहे थे। अब कौन जीत रहा था? तो ब्लैक्स बेसिकली जीत रहे थे। तो अगर अब ब्लैक्स रूल करने लगे तो फिर क्या होगा कि एक ही रेस, एक ही कलर के लोग दोबारा से वहां पे रूल करने लगेंगे। तो वहां पे ऐसा नियम नहीं अपनाया गया। वहां क्या क्या कहा गया कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनेगी, मतलब जितने भी रेसेस के लोग हैं वो सारे लोग एक साथ वहां पे मिलके गवर्नमेंट चलाएंगे। तो मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वहां पे होने की बात कही गई। और ये सारी चीजें कैसे सुनिश्चित की गई, कैसे रिप्रेजेंट किया गया? तो इट वॉज मार्क्ड बाय द अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो ये जो नेशनल फ्लैग था साउथ अफ्रीका का, अभी इस समय जो वाई शेप वाला जो साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग है, एक बार गूगल करके देख लेना, वो नेशनल फ्लैग जो है फर्स्ट टाइम मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को अनफोल्ड किया गया था। अनफोल्ड का मतलब फहराया गया था। लेकिन एक यहाँ पे छोटी सी पॉइंट सुन लो, मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 मतलब ये 26 अप्रैल नहीं, 27 अप्रैल की बात कही जा रही है। 26 अप्रैल की आधी रात को 27 अप्रैल फाइनली 27 अप्रैल 1994 को पहली बार साउथ अफ्रीका का झंडा एडॉप्ट किया गया और फहराया गया था। तो अगर कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया था और पहली बार कब फहराया गया था, तो आप क्या लिखोगे? 27 अप्रैल 1994। और सिलेबस में अगर आपके पूछता है एग्जाम में तो 27 लिख सकते हो, बट मोर एक्यूरेट अगर लिखना है तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप भी ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो, एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। ठीक है, तो मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका का मतलब रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग अनफोल्ड किया गया, और ये मार्क किया गया कि अब से साउथ अफ्रीका जो है वो रिपब्लिक बन चुकी है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ठीक है, चलो
यहाँ तक हमने देख लिया कि साउथ अफ्रीका फाइनली अपार्थाइड से फ्री हो चुकी थी, सारे नियम वगैरह चेंज हो चुके थे और अब वाइट यूरोपियंस का जो रूल था वो भी खत्म हो चुका था। अब वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने वाली थी। तो इसके बाद क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जो कि प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था और सबसे ज़्यादा कह सकते हो टॉर्चर भी हुए थे, वो 27 ईयर्स तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था इसी अपार्थाइड के लिए। तो इसके बाद नेल्सन मंडेला को अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर कह सकते हो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। जो नई साउथ अफ्रीका बन के उभर के सामने आई थी, उसका पहला प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को बनाया गया। एक चीज यहाँ पे सुन लो, नेल्सन मंडेला जी जब जेल में थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, मतलब ये जो आज़ादी मिली थी इसके लिए एक लंबी लड़ाई के नाम पे उन्होंने एक किताब लिखी थी जेल में ही रहते हुए। तो वो चीज़ है। बाकी नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, बना दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का। अब देखो ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कहा गया कि ब्लैक लीडर्स अपील्ड देयर फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव व्हाइट। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? जो ब्लैक लीडर्स थे वो अपने सिटीजन से ये कह रहे थे कि जाने दो, व्हाइट को माफ कर दो। माफी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि व्हाइट्स जो थे उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, तो इसलिए उन्हें ऐसा डर था कि हो सकता है अब जो है ब्लैक के पास पावर जा रही है तो ब्लैक भी हमारे साथ कुछ गलत करें, इस वजह से वहाँ पे टेंशन था। लेकिन जो ब्लैक लीडर्स थे वो लोग खुद ही कह रहे थे अपने सिटीजन से कि माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो। ऐसा क्यों कह रहे थे वो लोग? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा सोसाइटी में वही चीज़ें आए। देखो, अगर ये माफ़ी नहीं देते, फॉरगिव नहीं करते और जो काम व्हाइट ने ब्लैक्स के साथ किया वही अब ब्लैक व्हाइट के साथ करते, तो क्या सोसाइटी में पीस मेंटेन हो पाती? नहीं हो पाती। टेंशन एज इट इज़ मेंटेन रहता। व्हाइट्स को डर था कि जो ब्लैक हैं वो इनकी प्रॉपर्टी ना ले लें, इनसे इनके प्रिविलेजेस ना ले लें। तो प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी उनको टेंशन था। और ब्लैक्स को क्या टेंशन था कि आज तो हम जीत रहे हैं, लेकिन जो वाइट है उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पावर है उनके पास, तो हो सकता है कल को दोबारा से वो किसी तरीके से हम पे कंट्रोल कर लें। तो दोनों के पास टेंशन था, तो दोनों को ये लगा कि समझौता करके आपस में एक साथ मिलके गवर्नमेंट चलाना ज़्यादा बेटर होगा। और यही रीज़न था, ब्लैक्स ने वाइट को फॉरगिव कर दिया। यही एक रीज़न था कि 2 साल बाद 2 साल तक डिस्कशन हुआ, वहाँ पे निगोशिएशन हुआ, सारी चीज़ें बातचीत हुई, डिबेट हुआ और सब कुछ करने के बाद आफ्टर 2 years देयर कम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन या फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम का साउथ अफ्रीका का उभर के सामने आया। सबसे बेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जितनी टेंशन थी साउथ अफ्रीका में, जितनी प्रॉब्लम्स थी, उन सबको कोप करते हुए, सबको सॉल्व करते हुए एक इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। और सबको सॉल्व करने में मेन हाथ किसका था? इसी पॉइंट का, फॉरगिव द वाइट्स। ब्लैक्स ने वाइट्स को माफ कर दिया, इस वजह से सोसाइटी में पीस मेंटेन हो गई और अब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। 2 साल बाद एक सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन उभर के सामने आ गया और सभी लोग एक साथ मिलजुल के वहाँ पे रहने लगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी आपकी टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे लोग नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े। एक बार पूरी कहानी फिर से। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था उसे अपार्थाइड कहते थे। अपार्थाइड के खिलाफ लोगों ने 1950 से आवाज़ उठानी शुरू की। अपार्थाइड 1948 से ही शुरू हो चुका था, 2 साल बाद 1950 से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 1964 में नेल्सन मंडेला को अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से ट्रीजन का चार्ज लगा के, देशद्रोह का चार्ज लगा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया। धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ता गया लोगों का और फाइनली जब स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अब इन्हें रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की बात कही और अब जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो भी ऐसे पॉलिसीज़ थी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन सबको इन्होंने चेंज किया और तब जाके 27 साल बाद, बिफोर कंप्लीटिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला को पहले ही 27 साल बाद जेल से रिलीज़ कर दिया गया। रिलीज़ होने के बाद जब नेल्सन मंडेला वापस अपनी पब्लिक के साथ आए तो वो एक बार फिर से उन लोगों ने स्ट्रगल मूवमेंट को और ज़्यादा इंथुसियाज्म के साथ चलाया और आफ्टर फ्यू ईयर्स, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आज का आपका होमवर्क है, तो आफ्टर फ्यू ईयर्स वहाँ पे एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उभर के सामने आया। मतलब वहाँ पे कह सकते हो कि 26 अप्रैल 1994 को
सबसे और उसके बाद एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और ये कहा गया कि वहाँ पे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करेगी। कैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? मल्टी रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और फाइनली नेल्सन मंडेला को वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, फाइट्स को फॉरगिव कर दिया गया और उसके 2 साल बाद मीन्स आफ्टर 2 years ऑफ दिस डे 1994 के 2 साल बाद साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उभर के सामने आया जो साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स को सबसे एक्सटेंसिव राइट्स दिया। मतलब कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क क्या है कि नेल्सन मंडेला को किस ईयर में और कौन से डेट को जेल से रिलीज किया गया था? फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारी कहानी हम लोग देख चुके हैं। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।